Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we will explain our weekly tests, and this test, the first question that you are watching, the resultant of the two vectors of the magnitude 7 Newton and 2 Newton is 5 Newton. The angle between them is, ये 2000 की क्वेश्चन में, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने वो दिए हैं जो रियल टेस्ट में आ चुके हैं. 2000 का IB वाले जो टेस्ट लेते हैं यूनिवर्सिटीज का, उसमें क्वेश्चन आ चुका है. इसमें देखो दो वेक्टर्स दिए, एक का है लेट सपोज F1 दिया है 7 न्यूटन और F2 जो दिया है वो दिया है 2 न्यूटन और इनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो है 5 न्यूटन. तो इनके बीच में एंगल कितनी होगी? देखो अंदाजा इस तरह से लगाया जाता है, अगर 7 + 2 मैक्सिमम, जब एंगल 0 होती है तो दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 2 9 हो जाता है. अगर रिजल्टेंट 9 होता है तो हम कहते हैं एंगल 0 है. अगर दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होता तो फिर हम क्या कहते हैं कि 90 डिग्री है. लेकिन ये देखो दोनों के डिफरेंस के बराबर है, 7 में से 2 जाएंगे, बाकी क्या रहा 5. दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन. जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिजल्टेंट क्या होता है? मिनिमम. तो इस तरह से 7 में से 2 जाएंगे 5 आ रहा है. इसका मतलब थीटा जो आपकी है वो क्या है? 180 डिग्री. सो दिस वन इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में द एंगल बिटवीन एक्शन एंड द रिएक्शन इज, ये भी इसी सवाल आ चुका था. एक्शन एंड द रिएक्शन, एक्शन एंड द रिएक्शन इन फिजिक्स दे आर द फोर्सेस. They have the same magnitude but opposite in a direction. Action and the reactions have the same magnitude opposite in a direction. Opposite direction होती है तो एंगल कितनी होती है? 180 degree. So C is the correct option. 180 degree. This one is the correct answer. So that was the question number 2. Question number 3 में अगर आप देखेंगे, which are the following quantities are the vector? Time and mass, they both are scalars. Force and displacement, force is a vector, displacement is also vector. C में अगर जाएंगे तो लेंथ स्केलर है और वेट क्या है? वेक्टर है. D में जाएंगे टेम्परेचर डेंसिटी, दोनों ही क्या है? स्केलर है. तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज दे बोथ आर वेक्टर्स. 4 में जाएंगे A + B + C या A + B + C. आपको याद होगा ये एडिशन है. And this one is associative law for the addition of the vectors. Question number 5 को आप चेक करें. The vectors of the magnitude 3 and 4 are such that the resultant is 5. अब आप देखें, पहला वेक्टर दिया है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है. पहला वेक्टर दिया है 3, दूसरा वेक्टर चाहे आप F कहें, कोई भी कह सकते हैं. F2 क्या दिया है? 4, और इसका रिजल्टेंट दिया है 5. मैंने अभी आपको बताया था, पहले तो इनको सम करके 3 और 4 7 नहीं है, इसका मतलब एंगल 0 भी नहीं है. 4 में से 3 जाएंगे तो 1 भी नहीं है, इसका मतलब 180 भी नहीं है. दोनों का स्क्वायर करके देख लें, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका रूट करें. अगर इसके बराबर आ रहा है तो फिर इसका मतलब है एंगल 90 के. 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 + 16, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? 5 = 25. So 5 = 5. अब देखिए दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट अगर मालूम करें तो अगर रिजल्टेंट आ जाए तो एंगल क्या है? थीटा = 90 डिग्री. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऑप्शन ए, फिफ्थ का ऑप्शन ए, जहां पे 90 डिग्री लिखे, दिस वन इज द करेक्ट आंसर. दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इज अ फ्री वेक्टर. सिंपल सा था. क्वेश्चन नंबर 7 लॉजिकल ये है, और ये क्वेश्चन देखिए आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप चेक करें, आई वॉक 4 माइल्स. मैं सपोज करें A से स्टार्ट हुआ, यहां से A से स्टार्ट हुआ, और आई वॉक 4 माइल्स, टर्न टू माई लेफ्ट. पहले मैंने 4 माइल्स ऐसे वॉक किया, ये 4 माइल्स आ गए. आपके आगे 4 माइल्स, ये 4 माइल वॉक करने के बाद मैंने आई टर्न टू माई लेफ्ट, मैं लेफ्ट पे टर्न हो गया ऐसे, और कितना गया? 6 माइल्स.
देन टर्न टू माई राइट अगेन एंड वॉक 4 miles, और उसके बाद फिर इस तरफ गया, कितना गया 4 miles. So first I move 4 miles, then I turn to my left and 6 miles, then turn to my right and 4 miles. Which are the choice? The distance from the straight point to a place where I stopped. इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट मालूम करना, यानी ए से पहले हम बी पे आ गए, फिर बी से सी पे गए, फिर सी से डी पे गए. डिस्प्लेसमेंट की राइट डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस क्या होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसको 2-3 तरीके. इसका बहुत आसान तरीका ये, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा. इसका मतलब ये हो गया 3 miles, ये भी हो गया 3 miles. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और अगर आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 25. 25 का क्या हो गया 5. इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया 5. बिल्कुल सेम रिपीटेड है तो ये भी 5 होगा. टोटल क्या हो गया 10 miles. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. आप क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, एडिशन ऑफ द वेक्टर ओबेज डैश लॉज. 2005 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. कमिटेड लॉ को ओबे करती है एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करती है, एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करती है. दैट मीन्स ऑल ऑफ देम. एडिशन ऑफ द वेक्टर्स इन सब को ओबे करती है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप जाएंगे, which pair include a vector and a scalar quantity respectively. काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है. फिर ऑप्शन बी में वर्क और पोटेंशियल दोनों ही स्केलर हैं. ऑप्शन सी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर हैं. ऑप्शन डी में फोर्स और वेट दोनों ही वेक्टर हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें, आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग इज स्केलर. काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, शेयरिंग स्ट्रेस वेक्टर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, ये थोड़ा सा समझिएगा. अ चाइल्ड वॉक 2 मीटर टू द नॉर्थ. आपको पता ही है अगर डायरेक्शन इसकी बनाई जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन आपने ले ली. अ चाइल्ड वॉक 2 मीटर नॉर्थ. एक चाइल्ड है जो यहां से ऐसे जा रहा है, कितना गया 2 मीटर नॉर्थ की तरफ गया. देन 4 मीटर टू द वेस्ट, और फिर ऐसे ये 2 मीटर था ऐसे आ गया, कितना गया इसके डबल में 4 मीटर. 4 मीटर टू द वेस्ट आ गया. एंड 2 मीटर टू द साउथ. उसके बाद फिर यहां पे ये देखो, यहां से लेकर यहां तक ये 2 मीटर ऊपर गया था, फिर 2 मीटर नीचे आ गया 2 मीटर. उसके बाद हिज फाइनल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर है, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, यानी यहां से लेकर यहां तक क्या होगा. तो ये फिगर वायर है, रेक्टेंगल बनी, ये 4 है तो ये भी 4 मीटर ही होगा. लेकिन कहां से किस डायरेक्शन में आया, टू द वेस्ट. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 4 मीटर टू द वेस्ट. स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखें. A vector such that the velocity of a body undergoes uniform translational motion which can be displaced parallel to itself and applied to any point is known as, ये डाउ में और जिना दोनों में आ चुका है, और ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फ्री वेक्टर, इसको जो डिस्प्लेस हो सके उसको फ्री वेक्टर कहते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखें. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी एक्सेप्ट टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारे स्केलर हैं. एक ऑप्शन डी जो है फोर्स, वो क्या है, वेक्टर है. क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखें. 2 फैक्टर, one of the 6 Newton and the other of 8 Newton act on a point at a right angle to each other. The resultant of these forces is in a Newton is, ये भी 2011 में आ चुका है. शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के पेपर में. और यहाँ पे आप देखें बहुत सिंपल सा है, राइट एंगल है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ये, और इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे. 6 का क्या हो जाएगा 36 प्लस इसका 64, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 100 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब 10 न्यूटन. दिस वन इज आंसर.
So option D is the correct answer, 10 Newton. Question number 15 को देखें. Which of the following is an example of the scalar quantity? वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, लेकिन ऑप्शन डी देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल या वोल्टेज जिसको कहें वो एक स्केलर क्वांटिटी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखें. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू, एक वेक्टर ए जो है दिया है और वेक्टर ए दिया है 4i प्लस 7j माइनस 4k. एक वेक्टर ए दिया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो यहां वो प्लस साइन के साथ ही आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर. अब बीच में यहां पे माइनस नहीं लिखेंगे, ये प्लस ही रहेगी, साइन इन आ जाएगी. 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 प्लस 49 प्लस 16, तो ये टोटल आपके पास हो गए 81 का स्क्वायर रूट. उसका मतलब 9 इज आंसर. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखें. क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर. यूनिट वेक्टर मालूम करना. एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर गिवन है 12i. ये भी आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 2010 में आ चुका है. 12i प्लस 24j माइनस 8k. आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना. आपको पता है यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो पहले तो इसका आप मैग्नीट्यूड मालूम कर रहे हैं. 12 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर. अगर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और प्लस इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 576 प्लस 64. इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 784. तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 28 आ जाएगा. अब अगर आप इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? आपके पास वेक्टर जो गिवन था, वेक्टर क्या था आपके पास? यानी 12i डिवाइडेड बाय 28 प्लस 24j डिवाइडेड बाय 28 एंड माइनस 8 डिवाइडेड बाय 28k. ये इसकी वैल्यूज रखने के बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास ये इसको 4 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स 3/7i हो जाएगा. प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6/7j हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2k/7 हो जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अगर आए. 18 में देखें द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई आर नोन एज, कंपाउंड नहीं है, कंपोनेंट है. द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शंस आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 में देखें विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट वेक्टर, जो वेक्टर नहीं है. वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन डी में डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्केलर है. सो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद 20 क्वेश्चन में दिया है इफ n इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर देन, आपको पता है यूनिट वेक्टर को कैसे शो करते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो आपके पास पहला ही फार्मूला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 21 क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो क्या लिखा? इफ द नल और द जीरो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ फाइनाइट नंबर इट गिव्स. याद रखिएगा नल वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए या जीरो से नल वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, ऑप्शन हमेशा क्या आता है? नल वेक्टर आता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर. स्पेसिफिक हीट स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, स्पीड स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर. मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मोमेंटम इज अ वेक्टर. उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन फाइंड आल्सो इट्स रिजल्टेंट्स इज इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड. याद रखिएगा दो फोर्सेस इक्वल हो और उनका रिजल्टेंट भी इक्वल हो. तो अब आपको याद कर लेनी है बात, ये मैं पहले प्रूव भी करवा चुका हूं, ताकि उनके बीच में एंगल कितनी होती है? 120 डिग्री के. याद रखिएगा
दो वेक्टर्स का और उनके रिजल्टेंट का तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए और आपसे कहा जाए वेक्टर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने, तो 120, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ये सारे वही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप कंटेंट्स ऑल द वेक्टर्स, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके वेक्टर्स हैं, बाकी सब में कहीं ना कहीं कोई स्केलर है। 25 में आप देखें, विच पेयर इंक्लूड अ वेक्टर एंड अ स्केलर क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली। पहला पावर एंड स्पीड दोनों स्केलर है, दूसरा वर्क एंड पोटेंशियल दोनों स्केलर है, तीसरा सी डिस्प्लेसमेंट एक्शन दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन सवाल में उसने कहा एक वेक्टर हो और एक स्केलर हो, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी दे बोथ आर, वन इज द वेक्टर, फोर्स क्या है वेक्टर है, और एक स्केलर है। उसके बाद 26 में अगर देखेंगे तो वहां पे मैग्नीट्यूड दिया है ए एक्स का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। ए एक्स का मैग्नीट्यूड 3 दिया है, ए वाई का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या दिया है 4 दिया है, तो कह रहा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत सिंपल सा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट कर लें तो आपके पास a इज इक्वल टू 25 का मतलब 5 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 को अगर आप देखेंगे, 27 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में है, अगर a बराबर हो किसके 5 के और थीटा बराबर हो किसके 0 डिग्री के, देन ax, तो ax किसके बराबर होता है, ax का फार्मूला होता है a cos थीटा के, हमें पता है ax इज इक्वल टू एक जगह पे 5 आ गया cos 0 डिग्री, सो ax इज इक्वल टू 5 इंटू 1, सो ax इज इक्वल टू 5 हो गया। और y कंपोनेंट में sin थीटा, ay इज इक्वल टू a sin थीटा, सो ay इज इक्वल टू 5 इंटू sin 0 डिग्री, सो ay इज इक्वल टू 5 इंटू 0, दैट्स इक्वल टू 0। सो आपके पास आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, 5 एंड 0। ये था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पे देखें, ए गिवन है, 28 क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है 8 है, और एंगल गिवन है थीटा, थीटा इज गिवन 30 डिग्री। आपको क्या कहा गया, सिर्फ ए वाई मालूम करना है, सो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा होता है, सो ए वाई इज इक्वल टू 8 इंटू साइन 30 डिग्री, सो 8 इंटू साइन 30 आपको पता है किसके बराबर होता है 1/2 के, दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में देखें आप, फॉर अ वेक्टर ax is equal to 5 and ay is equal to 0, what is the angle between a and x? आपके पास कोई भी इनमें से ले लें, ax क्या है 5 है, ay is equal to 0 है। अगर आप सपोज करें ax का ही फार्मूला ले लें, क्वेश्चन नंबर 29, आपने क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करनी है, आपने एंगल मालूम करनी है, कैसे मालूम करनी है, देखो ax 5 है और ay इज इक्वल टू 0, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ay कितना 0 डिवाइडेड बाय 5, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0, सो थीटा इज इक्वल टू 10 0 बराबर किसके होती है 0 डिग्री के। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखें, फॉर वेक्टर ax मिला हुआ है ay मिला हुआ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, जब मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स का सेम हो, ax 8 है ay 8 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितनी होगी 45 डिग्री होगी। थैंक यू वेरी मच।